सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस जेआरएफ जंक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं यहाँ पे जेआरएफ की सीरीज चला रहा हूँ, उसी की कड़ी में आज हमारे बीच राधा दुबे मैम है। इन्होंने हिस्ट्री से जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम मैम आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी, थैंक यू। मैम, इसमें जैसे कि दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर होता है, एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है, टीचिंग, रिसर्च और डीआई ये सब होते हैं। तो मैम इसके लिए क्या किया जाए और कैसे तैयार किया जाए? इसके लिए मार्केट में ज़्यादा किताबें तो अवेलेबल है नहीं। मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा लगता है वो केवीएस मदान है। और जी। आप इसके साथ एजीपी पब्लिकेशन की सॉल्व पेपर ले सकते हैं। बस यही दो बहुत है। ज़्यादा किताबों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं। आप इसी को बार-बार रिपीट करिए, हो जाएगा आपको। फर्स्ट पेपर में 30 प्लस आप आराम से गेन कर सकते हैं। 30+ क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो एक कंफर्ट स्थिति में रहेंगे जेआरएफ के लिए। जी, जेआरएफ क्योंकि 30 से कम ही नेट होते हैं और 30 से ज़्यादा करने वाले ही जेआरएफ होते हैं। ये आप सही कह रहे हैं मैम, लेकिन अब तो फर्स्ट पेपर की भूमिका कुछ सब्जेक्टों में ऐसी है कि 35 तक आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका जेआरएफ होगा। बहुत तो वो सारे आप सब्जेक्ट। आराम से कर सकते हैं। मैथ्स हाँ। पहले जो यूजीसी की मैथ्स थी वो टफ थी, लेकिन जब से एनटीए करा रही तब से मैथ काफी इजी हो गई। इसमें प्लस बिल्कुल। जोड़ घटाना गुणा भाग यही रहता है। जी जी। तो इसलिए जो मार्किंग का लेवल है वो बढ़ गया है। मैम जैसे कि सारे टॉपिक से हम लोग थोड़ा थोड़ा फैमिलियर होते हैं फर्स्ट पेपर के, लेकिन जी मैम रिसर्च वाले टॉपिक से हम फैमिलियर नहीं होते, क्योंकि हमने कभी परास्नातक से पहले कभी या पीजी के पहले हमारा कहीं से भी पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ रहता है, तो हम उसके पहले कहीं से उससे फैमिलियर नहीं होते। तो कैसा मतलब इसको आप कैसा देखती हैं कि टफ है रिसर्च टॉपिक, या थोड़ा सा नया होता है? किस रूप में इसको आप बताना चाहेंगे कि रिसर्च को बच्चे कैसे कवर करें, या आपने कैसे कवर किया रिसर्च वाले पोर्शन को? जी, रिसर्च तो मतलब काफी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का क्रेट देखा है, उसमें आपके लिए उसको पर्टिकुलरली आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा अलग से बुक लेके। जी। लेकिन जो यूजीसी का पैटर्न है उसमें आप केवीएस मदान में ही जितना दिया हो वो मतलब इजी लैंग्वेज में आप उसी को पढ़ के अपना कवर कर सकते हैं। तो ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं करने, आप सिर्फ जितना मदान में दिया हुआ है आप उसको पढ़िए, उसको समझिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैम, ये बताइए कि आपको कौन सा पार्ट ऐसा, 10 यूनिट है फर्स्ट पेपर में, आपको कौन सा पार्ट लगा हाँ कि पनीर के पकौड़े हैं इसको खाते जाओ, मतलब एक बढ़िया लगा कि हाँ? मुझे नहीं, मुझे पहले शुरुआत में रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड ये 2 मुझे मतलब काफ़ी टफ लगता था, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड मेरा इसलिए ईज़ी हो गया क्योंकि बीएड था, तो बीएड में काफ़ी कुछ पढ़ चुकी थी, तो बीएड फिर टीचिंग एप्टीट्यूड तो ईज़ी लगता है, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड तो वाक़ई अभी भी टफ लगता ही है। तो रिसर्च टफ आपको उसमें लगा था और टीचिंग सबसे इजी। जी। और मैथ जैसे डीआई से मैम बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, डीआई वाले पोर्शन पे लेके बच्चों में बहुत भ्रांतियां भी फैली रहती हैं। तो मैथ और डीआई वाले पोर्शन के नंबर जो मैम होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं कि अगर आपका पूरा सही है तो पूरा नंबर आपको जी। मिलने हैं। तो इसको आप कैसे देखती हैं मैम? डीआई बहुत टफ नहीं रहती। पहले शुरुआत में मेरी कंडीशन थी कि मैं बिना पढ़े ही इसको छोड़ देती थी। उस क्वेश्चंस पे जाती ही नहीं थी क्योंकि मैथ है, री मैथ कैसे करूँगी? लेकिन मैं 1-2 बार मैंने पढ़ा टाइम, क्योंकि पहले था, क्योंकि फर्स्ट पेपर पहले 30 मिनट मतलब 2 घंटे में उसको पूरा 1 घंटे में फर्स्ट पेपर और बाकी वाला 2-2 घंटे में करना होता था। तो मुझे डर लगता था कि ये री इसमें टाइम चला जाएगा। लेकिन जब एक साथ खुलने लगा तो आराम से आप पहले उसको पढ़िए, 2-3 बार पढ़ने के बाद बहुत क्वेश्चन का जो लेवल रहता है वो बहुत टफ नहीं रहता, आप आराम से कर सकते हैं। तो पहले तो उसको मैथ से जो फ़ोबिया है उसको दूर करना पड़ेगा, उसके बाद आप पढ़ बिल्कुल। के कर सकते हैं। मैम करंट से भी एक डरवाया जाता है बच्चों की, करंट की इतनी भूमिका है, करंट की उतनी भूमिका है, लेकिन मुझे उतना नहीं लगता। लेकिन आपको इस पे क्या लगता है कि करंट की कितनी भूमिका है? जैसे एक दो क्वेश्चन रेयरली होते हैं मैम, तो इसको आप कैसे जी, देखती हैं? एनटीए में करंट की कोई भूमिका नहीं है। मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो भी यूजीसी मतलब एनआरएफ की रैंकिंग है या नैक की रैंकिंग है, बस इसी रिलेटेड कोई होती है। बाकी तो इस टाइप की अगर कोई न्यू रैंकिंग आती है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते टाइम अगर हमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है, तो उसी टाइम हम नया डाटा सर्च करके लिख लिए बस। उससे ज़्यादा करंट मुझे कभी नहीं लगा कि उसमें। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफी उपयोगी होंगे अगर करंट को आपको देखना है, तो जी। उसी पैटर्न को आप फॉलो करके नए वाले अपडेटेड करंट को आप तैयार करें, तो बाहर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है जी, मैम। बाहर बहुत ज़्यादा जाने की होती है। जी।
मैम, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा, उसके लिए आपने क्या रणनीति बनाई या कैसे उसको कवर किया? जी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए भी मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने मतलब एक लिमिट किताबें पढ़ी, हाँ, लेकिन उसको कई बार पढ़ी है। तो उसके लिए जैसे प्राचीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे, हुँ, तो प्राचीन इतिहास के लिए आप सौरभ चौबे पढ़ सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बेसिक कमज़ोर है आपका, तो आप केसी श्रीवास्तव के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सौरभ चौबे सर की किताब इतनी अच्छी है कि उसको आप आराम से पढ़ के और जेआरएफ आराम से हो सकती है। अ, हाँ, आपको नॉलेज गेन करना है तो आपके पास फिर जेआरएफ होने के बाद बहुत टाइम होता है, आप आराम से किताबें नॉलेज पढ़ते गेन रहिए। करिए। सौरभ चौबे सर की बुक की जी, एक खासियत ये है कि उन्होंने सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके एक समराइज़ वे में भी रख दिया चीज़ों को। जो जी मैंने देखा मैम, और और कुछ लोग इनकी बुक को काफ़ी लोग रिकमेंड भी किए, मैंने देखा मैम, और जी, 1-2 इंटरव्यू सौरभ भी। चौबे सर की मतलब मार्केट की एक ऐसी जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है उसमें आपको कितना ज़्यादा फैक्ट पता हो ये होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी लेकिन उतना कॉन्सेप्ट आपको सर की किताब में मिल जाएगा। जी। तो आप पहले तो एग्ज़ाम क्लियर करिए उसके बाद नॉलेज गेन करिए, मेरा पर्सनल व्यू यही है। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जेआरएफ हो जाए, फिर आप गेन करते रहिए नॉलेज। जी, उसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, आप रिसर्च करते रहेंगे तो आपको आराम से आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं किताबें। हुँ। अच्छा मैम, इसमें आपको सब्जेक्ट में कौन-सा लगा कि हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री या मिडीवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, कौन-सा आपको लगा कि आपके लिए बहुत रुचिकर रहा, इस इन तीनों में कौन-सा पोर्शन? मुझे तो सबसे ज़्यादा रुचिकर एंशिएंट ही लगता है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी उसी से किया, पीजी से भी उसी से किया और फिर आगे रिसर्च भी उसी से करूँगी तो मुझे का क्योंकि जो चीज़ पढ़ी होती है वही इंटरेस्टिंग लगती है, जो कुछ बिल्कुल, नई होती है या फिर हाँ, या फिर आपके पास मतलब एग्ज़ाम लेवल की नहीं, आपको पर्सनल उसमें इंटरेस्ट हो, तो मुझे मेडिवल लगता था। लेकिन हाँ, उसमें इतना टाइम नहीं होता, आपके पास हर 6 महीने बाद एक प्रेशर होता है कि नहीं, जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना है, जेआरएफ को तो कहीं न कहीं आपको उसमें चीज़ें रिवाइज़ भी करनी होती है, आपको पढ़ना भी होता है। तो आप मतलब जब आप अगर शुरुआती स्टेज में हैं, तो प्राचीन और मध्यकालीन के लिए सौरभ चौबे सर की किताब पढ़ लीजिए और आधुनिक के लिए परीक्षावाड़ी और या स्पेक्ट्रम दोनों में से क्योंकि दोनों में फैक्ट अच्छे हैं। कुछ हाँ, कुछ लोगों की गल होती है कि गलतियाँ परीक्षावाड़ी में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं। तो गलतियाँ तो हर किताबों में है, किसमें नहीं बिल्कुल। है। आप उसको आपको जहाँ डाउट हो आप उसको क्लियर कर क्लियर लीजिए। कर लीजिए। गूगल गूगल का ज़माना है, आप बिल्कुल गूगल कर सकते हो वहाँ पे। गूगल का ज़माना है या फिर मतलब राम लखन सर की किताब बहुत अच्छी है मॉडर्न के लिए, जी तो मैम। आप उनसे क्लियर कर सकते हो। और सब्जेक्ट में जी। आपको कौन-सा पार्ट टफ लगा कि मतलब इसको बस जेआरएफ के लिए मैं पढ़ रही हूँ और मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा आपको कौन-सा लगा? जी हाँ, तो सब्जेक्ट के लिए मुझे मॉडर्न मतलब मॉडर्न में मुझे जो डेट था वो काफ़ी भूल जाता था। मैं क काफ़ी बार याद करती थी फिर ये था हाँ, लेकिन ये था कि जिस जो शुरुआत में आपका टफ होता है बाद में नंबर भी उसमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं क्योंकि उसमें आपको डर होता है ना कि अरे ओह! नहीं, इसमें मेरा नहीं होगा तो जेआरएफ नहीं लास्ट है। अटेम्प्ट जो मैं जिसमें मैं जेआरएफ हुई इसमें मेरा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न में ही सही था। अच्छा, जी। मैम, अच्छा ये बताइए मैम, जेआरएफ निकालने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था कि 35,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे या एक प्रेस्टिजियस जॉब मिलेगी, या एज ए पैशन इसको काम करना चाहती थी? क्या इसको आप कैसा देखती हैं या आपको कैसा लगता था कि जेआरएफ निकालना, क्या इसका पीछे आपका उद्देश्य था? जो मेरा उद्देश्य था ये था कि मैं मतलब अपने घर में और मुझे लगता है कि मेरी एरिया में मैं पहले से लड़की हूँ जो इतने हायर एजुकेशन तक पढ़ाई कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं मेरे बाद मेरी जो मतलब आस-पड़ोस और बाकी वो लोग मोटिवेट हो जाएँगे कि हाँ, क्योंकि ऐसा था कि मैं ग्रेजुएशन में भी जब मेरा एडमिशन हुआ तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। जी, तो मैं पहली ऐसी लड़की थी जो कि मतलब उस सराउंडिंग से बाहर निकल के कहीं पढ़ने जा रही थी। पीजी भी मेरा फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ तो ये भी था। तो कहीं न कहीं मेरे बाद बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे। जी तो मैम। लकी चलिए, हाँ, कि मतलब जहाँ मतलब वो सराउंडिंग ऐसा है कि भी लड़की वहाँ तक ग्रेजुएशन, पीजी के बाद वो होता है कि हाँ, आप जॉब करो तुम कोई बहुत किया बीटेक कर लिया, आगे प्रोफेशनल कोर्सेज़ करते हैं लेकिन इस लेवल इस लाइन में कोई अभी नहीं टीचिंग में है। तो एक्चुअली मैं पहली ऐसी क्रांतिकारी कहूँगी।
हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली गांव और देहात क्षेत्रों में शादी को लेके एक बहुत जल्दी ट्रेंड बना दिया जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक बैरियर होता है आगे। लड़कियों को एक आगे पढ़ने के लिए एक बैरियर हो जाता है कि जल्दी शादी करके उनके मायके या उनके वहां मतलब भेज दिया जाता है, तो ये भी उनके एक बेटे बैरियर की रहता है। जितना पैसा आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करोगे उससे अच्छा उनकी शादी में इन्वेस्ट कर दोगे तो अच्छे बिल्कुल। घर मिल जाएंगे। ये कहीं ना कहीं अभी कॉन्सेप्ट गांव कहने में को है कि लड़कियां चांद पे पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी जो है वो डिफरेंस लेवल अभी भी है। है, बिल्कुल, कागज में बात करने के लिए तो ठीक है कि आधी आबादी महिलाओं की, लेकिन अभी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे अब मेरे चैनल का आपका मैम पहला इंटरव्यू है, 50 जेआरएफ का हो चुका है, जस्ट स्टार्ट में कर रहा हूँ, तो मतलब आपका इस पे पहला भी इंटरव्यू भी इस पे है। तो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसलिए मुझे लगता है कि काफ़ी लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में मेरी पढ़ाई के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। तो मेरी मम्मी-पापा के सपोर्ट होने के बावजूद बाकी लोग, अरे ये लड़की है, पढ़ाओगी, कहाँ जाएगी, पढ़ के क्या करेगी? तो हाँ, कहीं न कहीं बाकी लोग भी इससे मोटिवेट होते हैं। अब वहाँ तो अब ऐसा हो गया है कि घर की मतलब बेटियों के साथ-साथ बहुओं को भी पढ़ाया जा रहा था। ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल मैम। मैम ये बताइए कि जब आपने जेआरएफ का एग्जाम नहीं क्रैक किया था और जेआरएफ का एग्जाम जब क्रैक कर लिया, तो सोशल स्टेटस में आपके कुछ परिवर्तन आया, कुछ चेंजिंग आपको दिखी कि जो आपको राधा बोलते थे वो उनके शब्द में या राधा मधुरता आ मैम गई, हो गई। ऐसा आपको क्या लगता जी, है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, जिन लोगों को पहले लगता था कि हाँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, अब वो लोगों को लगता है कि हाँ, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम एक ऑल बिल्कुल। इंडिया एग्ज़ाम है, जी। तो इससे कहीं न कहीं अब ये लोगों को लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। लोग मुझसे पहले मैं बोलती थी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो लोगों को कहीं न कहीं लगता था, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इतना अब आसान लगता है नहीं कि है। हाँ, मैं बन सकती हूँ, बिल्कुल। तो वो मैम, काबिलियत की आपकी मुहर लग जाती है। हाँ, एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि हाँ, आप योग्य हैं। आप जूनियर रिसर्च जी, आप फेलोशिप प्राप्त योग्य कर हैं। सकती हैं या कर सकते हैं, और आप क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता तो नेट देता ही है। तो मैम ये बताइए मैम कि कितने घंटे पढ़ा जाए? एक कॉमन क्वेश्चंस होता है कि जैसे कितने घंटे पढ़ा जाए कि आपका जेआरएफ हो जाएगा? जी, आप अगर 6, क्योंकि हर 6 महीने बाद हमको जेआरएफ का एग्ज़ाम देना होता है, बिल्कुल। तो इसके लिए आप 7 से 8 घंटा पढ़िए। किताबें बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, जितनी भी रही सिलेक्टेड किताबें पढ़िए और कोशिश करिए कि उसी किताबों को बार-बार, बार-बार पढ़िए कि उसी से ही आपको हर बार जितनी बार आप पढ़ेंगे, उतनी बार नए फैक्ट मिलेंगे। जी, तो आप उन्हीं को पढ़ने की कोशिश करिए। 6 मतलब से 7 घंटे बहुत हैं आपके लिए। वो लिमिटेड हाँ, किताबों रूटीन को ब कई होना बार। चाहिए, ये नहीं कि आपने जी, ये रूटीन डेली का रूटीन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने आज पढ़ा, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ा, तो इनसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कंटिन्यूटी आप अपनी मेंटेन रखिए, और धीरे-धीरे जितनी आपके लिमिटेड सोर्स हैं, मतलब आपके कहने का मतलब है लिमिटेड सोर्स जो हैं, उन पे आप अपना काम करते रहिए। कंटिन्यूटी को बीच किसी भी कीमत पे आप मत छोड़िए। जैसे अभी डेट आ गई है मैम, 90 दिन बचे हैं, तो लोगों को लग जाना चाहिए कि हाँ, मुझे जेआरएफ करना है अगर नोटिफ़िकेशन का एक्चुअली ब्राउचर जी। आ चुका है। अच्छा मैम, ये बताइए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी भूमिका या कितना उपयोगी है फर्स्ट पेपर के लिए भी, और स्पेसिफिक जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें प्रीवियस ईयर की कितनी भूमिका आपको लगती है? प्रीवियस ईयर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हर बार यूजीसी का जो पैटर्न है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट करते हैं और आप आराम से इतने और मतलब एजीपी की जो सॉल्यूशन है मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें आप पढ़ने के बाद कुछ और आपके सब टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर लीजिए और उसको काफ़ी अच्छे से जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए जी। और 10 मतलब दोनों पेपर मिला के आप लगभग 10 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं। जी। मैम जैसे कि बहुत सारे गर्ल्स के लिए आप एक मोटिवेशन है, तो जो इस फील्ड में गर्ल्स आना चाहती हैं, या आपने इस फील्ड में आके वो रिसर्च करना चाहती हैं, जैसे आपने बहुत सारी अपनी चुनौतियों से लड़ते हुए आज यहाँ जेआरएफ पे सफलता पाई, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? कि वो कम से कम आपको अपना प्रेरणा स्रोत मान के या देख के कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, तो वो इस फील्ड में आए, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, बिल्कुल आएँ, क्योंकि मतलब कहीं भी डरना, मतलब डर के सोचना और छोड़ना ये सही नहीं है। कोशिश करिए और हाँ, बहुत लोगों की दिक्कत होती है कि क्लियर नहीं हो रहा, मतलब तो यही है कि जब भी हम कोई नया फैक्ट देखते हैं तो हम उसके पीछे हाँ, ये कौन-सी चीज़ें हैं, कौन-सी किताबें, ये एक इंटरेस्ट होना
सही बात है, लेकिन आपको पहले ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे जैसे आपने बताया 90 दिन बचे हुए हैं, तो 90 दिन में अब अगर नया कुछ भी पढ़ा जाए तो उसमें आप कवर नहीं कर पाएँगे क्योंकि यूजीसी का सिलेबस ही इतना ब्रॉड है। तो यही है कि आप जो भी पहला पढ़े हों, अपनी नोट्स बनाए हों या फिर अ, जो भी आपको किताबें सही लग रही हों, उनको पढ़ना चालू करिए। रेगुलर बेसिस पे आराम से 90 दिन में ही अगर आपने कंटिन्यूटी पढ़ाई कर ली, तो आप जेआरएफ हो सकते हैं। तो लड़कियाँ तो स्पेशली इसलिए डरनी नहीं चाहिए। जी मैम। क्योंकि कहते हैं ना लड़कियों का दिमाग भी ज़्यादा तेज होता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइए जैसे कि इसमें जैसे जेआरएफ के एग्ज़ाम में आपको ऐसा कौन-सा पॉइंट लगता है कि बच्चे या बच्चियाँ जो इसको फ़ील्ड में देते हैं छात्र-छात्राएँ, वो कौन-सी ऐसी गलती करते हैं कि जिसकी वज़ह से उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता? आपको कैसा ऐसा कौन-सा पॉइंट ऑफ व्यू लगा? या क्रैक होता है जेआरएफ आप कर लेते हैं तो इसके पीछे क्या एक कह सकते हैं कि एक फ़ॉर्मूला या सूत्र होता है, इसके पीछे थोड़ा-सा आप बताइए? क्रैक ना होने की जो गलती है क्योंकि मैंने बहुत देखा है और खुद के साथ भी ऐसा होता था कि फर्स्ट पेपर पे लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट पेपर ही जो होता है वो प्लस या माइनस कर देता है। तो आपका अगर फर्स्ट पेपर ने मतलब अच्छा कर लिया तो सब्जेक्ट में 60-65 सब कर जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप फर्स्ट पेपर में कितना अच्छा कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका ही जेआरएफ होना और ना होना यहीं से तय होता है। मतलब आपके कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे फर्स्ट पेपर को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं या उसको हल्का वे में लेते हैं जी। और बाद में उन्हें जेआरएफ हल्का समझ के बाहर कर देता है। तो जी, जेआरएफ फिर वो बाहर हो जाते हैं रेस से। तो मैम आपको ऐसा कोई पॉइंट्स लगता है कि जो एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं मैं वो क्वेश्चन नहीं कर पाया, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन आप या आपको लग रहा हो कि हाँ, ये मुझे बताना चाहिए, ऐसा कोई आपको पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है? कि मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट अपने तरफ से कवर करने की कोशिश कर दी है? जी, आपने क्योंकि जो यूजीसी का क्वेश्चन का पैटर्न था वो 30 एंशिएंट, 30 मॉडर्न मिडीवल और 30 मॉडर्न और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके रिसर्च मेथोलॉजी टाइप के जो रहते हैं, जी मैम। इतिहास लेखन के। तो जी। इतिहास लेखन वाला जो 10 क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आप प्रीवियस पढ़िए और ई श्रीधरन सर की किताब है, वो भी अच्छी है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मैम एक और एक चीज़ मैं फर्स्ट पेपर के लिए भूल गया और सब्जेक्ट के लिए एक्चुअली इस समय पैरा वाले क्वेश्चंस मतलब इनका 3 सेट आता है। आपके सब्जेक्ट में 2 आते हैं और आपके फर्स्ट पेपर में 1 आता है। तो मैम इसकी कितनी भूमिका है या ये भी जैसे उत्तर तो आपके सामने लिखे हैं कि उसी में से आपको निकाल के रखना है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये 15 क्वेश्चन के उत्तर तो आपके सामने हैं, तो क्या इसको आपको ईज़ी लगता था या कैसे आप इसको देखती हैं? जो पैरा वाले 15 क्वेश्चन आते हैं, 5 सब्जेक्ट के होते हैं। जो पैरा वाले क्वेश्चन आते हैं वो इजी भी होते हैं और कभी-कभी तो मतलब इंग्लिश में तो मुझे लगता है कि इजी होते हैं, हिंदी में कभी-कभी उन शब्दों को मतलब काफ़ी घुमा दिया जाता है। तो मेरा ये है कि जब भी आप पैरा वाले क्वेश्चन करें तो हिंदी पढ़ें, उसके साथ आप इंग्लिश भी एक बार ज़रूर देख लें। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं या फिर यूजीसी इतनी अच्छी हिंदी लिख देता है कि वो समझना मुश्किल होता है, तो आप हिंदी के साथ इंग्लिश भी करें। और क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर का तो वो तो उसमें आपका जो थिंकिंग लेवल आप कितना अच्छा सोच सकते हो उससे सेकंड पेपर में जो हिस्ट्री में 2 पैरा आते हैं, वो सिर्फ पैरा होते हैं, पूरे उससे आंसर नहीं होता। उससे कनेक्टेड आंसर हाँ, हो सकता है। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड लेकिन उसमें जो होता है आपको हिस्ट्री भी आपको आना चाहिए। वो हाँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट देख के आप बेस नहीं पे कर वो सकते। बिल्कुल, वो उसमें कॉन्सेप्ट से आपकी चीज़ों को उठाता है और वो उससे आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि प्लस उत्तर पैटर्न यही है। कहते हैं, जो जी, आउटर होते हैं पैराग्राफ से। जी, जी। चैनल पे आने के लिए मैम बहुत-बहुत आपको धन्यवाद और निश्चित तौर पे आप बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगी और उनके लिए आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में होंगी और मेरे चैनल पे आने के लिए मैम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद मेरा मतलब दिखाने की मेरा इंटरव्यू दिखाने के लिए। और मुझे लगता है कि जेआरएफ जंक्शन चैनल जो है वो बहुत अच्छा है। इससे आप क्योंकि हमेशा जो होता है जीवन में शुरुआत में भटकाव होता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या पढ़ें और तो कहीं न कहीं इससे एक लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। बाकी आगे तो इंसान पढ़ना तो पढ़ते-पढ़ते खुद ही और है। उसको पता जी, पढ़ना खुद ही है और लोग मतलब देखने से कुछ मतलब दूसरों को जो नॉलेज है उसको जानने के बाद हम खुद एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जेआरएफ जंक्शन चैनल बहुत अच्छा है, इसके लिए आप
इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और आगे देखने के लिए बने रहिए। ओके, नमस्कार मैम। जी, बहुत धन्यवाद।